हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा आर ओ का 75 दिन का जो टारगेट चल रहा है उसका आज 12वां दिन है। और हम लोग जो है किसी हमारे दोस्त ने जो है कमेंट करके बताया कि जो है टॉपिक वाइज वीडियो बनाई जाए। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो से ये रूल फॉलो कर रहे हैं और टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं। तो पिछले में हम लोग जियोग्राफी का जो परिचय है उसको कवर किया हमने, और अभी उसको और भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं, उसको देखते हुए फिर आगे के जो टॉपिक होंगे उस पर भी बात होगी। मिसलिनियस एक तरीके से इंडियन ज्योग्राफी से समझ लीजिए, मिसलिनियस टाइप रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में भी इसी तरीके से आता है। ये नहीं है कि ज्योग्राफी का सेगमेंट एक तरफ है और जो पॉलिटी का सेगमेंट एक तरफ है। तो इसी वजह से हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के अब शुरुआत करते हैं। तो चलिए आकाश जी, क्वेश्चन चलिए दोस्तों, टाइम को बर्बाद न करते हुए अपना पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। जवाब दीजिएगा दोस्तों। अरावली। अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। तो ये तो हिमालय की पार्ट है। हिमालय के अगर देखा जाए तो कुल हम्म, लगभग हिमालय अगर कहा जाए तो 3 भाग में डिवाइड किया गया हिमालय को, जिसमें आपका बृहद हिमालय हो गया मतलब ग्रेट हिमालय, हम्म, लेसर हिमालय मतलब मीडियम हिमालय मतलब मध्य हिमालय, उसके बाद फिर शिवालिक श्रेणियां हैं। शिवालिक। उसके बाद एक अगर मध्य ग्रेटर हिमालय की ओर अ, पार जाएंगे तो एक ट्रांस हिमालय आता है, मतलब ट्रांस हिमालय का ट्रांस पार्ट हिमालय। आता है उसको, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और आपका जास्कर श्रेणी आती है। उसके बाद आप अगर ग्रेट हिमालय में आएंगे तो नामदफा जो है, उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, हम्म, नंदा देवी और इस तरीके की पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो इसके बारे में और बताइए कुछ। चलिए दोस्तों, हिमालय की बात करें तो यह एक नवीन वलित पर्वत में आता है। और जैसे कि आपने बताया कि हिमालय के 3 भाग मुख्य रूप से होते हैं, एक है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक। तो हमारा क्वेश्चन था कि शिवालिक हिमालय किसका भाग है, तो हिमालय का ही भाग है। अगर बात करें दोस्तों ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां आ जाती हैं, एक काराकोरम, एक लद्दाख, एक जास्कर श्रेणी। और अगर इससे आगे बात करें बृहद हिमालय की या महान हिमालय जिसे हम लोग बात करते हैं, तो यह नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के आमचा बारवा पर्वत तक होता है। इसके अंतर्गत अगर श्रेणियों की बात करें या चोटियों की बात करें, तो हम देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले हो जाएगा आपका नंगा पर्वत, इसके बाद केदारनाथ, इसके बाद बद्रीनाथ, इसके बाद नंदा देवी, फिर धौलागिरी, इसके बाद अनपूरा, इसके बाद मनसालू, इसके बाद एवरेस्ट, इसके बाद मकालू, फिर कंचनजंगा, इसके बाद एकदम पूर्व में नामचा पर्वत आ जाते हैं। इसी चलिए। में जो ट्रांस हिमालय है उसकी एक एक्सटेंशन चाइना में है, जैसे कि जो लद्दाख पर्वत है उसका एक्सटेंशन चाइना में, जो उसको हम कैलाश पर्वत कहते हैं। कैलाश पर्वत उस पे भगवान शंकर का निवास है, वहां पे फिर मानसरोवर है। चलिए दोस्तों, तो फिर अगर बात हुई ट्रांस हिमालय की, तो जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसी में एक आती है राका पोसी पर्वत श्रेणी, जो विश्व की सबसे ढालदार पर्वत श्रेणी है। मतलब इसका ढाल बहुत ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से सतपुड़ा के बारे में क्या सही है? सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में क्या सही है? पहला, यह एक रिलिक्ट माउंट पर्वत है, रिलिक्ट पर्वत है। दूसरा, रिलिक्ट पर्वत वे पर्वत हैं जिनका अपरदन हो गया है। पहला ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, यह एक रिलिक्ट पर्वत है, मतलब आप रिलिक्ट की हिंदी मतलब वो जो पुराना है, पुराना से एक पुराना पर्वत है। और अवशिष्ट देखा जाए। अवशिष्ट, अवशिष्ट हिंदी अवशिष्ट होगी। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। दूसरा, रिलिक्ट मतलब अवशिष्ट पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका अपरदन हो गया है। मतलब स्टेटमेंट एक सही है, स्टेटमेंट दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए तो इसका दोनों सही है। सही है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा ये सतपुड़ा रेंज है, ये हमारे दक्कन की पठार की सीमा बनाता है, जो उत्तरी भाग का है, ये सीमा बनाता है। इसमें आपका
पर्वत में आ जाएगा, महादेव की पहाड़ियां आ जाएंगी, फिर मैकाली पर्वत, राजपीपला, महादेव की पहाड़ियां और हाँ, मैकाली, मैकाल तीन पर्वत, श्रेणियां तीन इसके श्रेणियां अंतर इसकी आती है। इम्पोर्टेंट है। और इसी के बीच से आपकी तापी ने इसकी, और उसके बाद एक रेंज विंध्याचल हिमालय है, विंध्याचल। उसके बीच से नर्मदा होकर गुजरती है। और इसके बाद आप देख लीजिए, इसके बारे में और बताया जाए तो जो एक रिलिक्ट पर्वत क्या आते हैं, मतलब अवशिष्ट पर्वत, वे पर्वत होते हैं जिनका अपरदन हो चुका है, मतलब जैसे आपका अरावली श्रेणी हो गई, और सतपुड़ा हो गया, विंध्य रेंज, मतलब ये बहुत पहले बन चुके थे। जैसे अब हिमालय क्या हमारा एक बलित पर्वत है, पहले ही अभी जल्दी बना है वो, जबकि ये अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत जो बहुत पहले हो बन चुके हैं, जिनका मतलब डिन्यूडेशन, मतलब जिनका क्षरण हो चुका है, इनके ऊपर के भाग बहुत घट गया। पहले तो बताया जाता था कि जो हमारा अरावली पर्वत है बहुत ऊंचा होता था, जो हिमालय से भी ऊंचा था, लेकिन इसके क्षरण होते होते आज बहुत कम रह गया है। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों देखा जाए कि जैसे अब सतपुड़ा की बात हुई है, तो सतपुड़ा में देखा जाए तो सबसे इसकी ऊंची चोटी है जो धूप गढ़ी चोटी पंचमढ़ी में स्थित है। और अभी यहीं पे अरावली की बात हुई है, तो दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी है काली और तीस्ता, ऑप्शन सी है सतलज और काली, ऑप्शन डी है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही उत्तर है सतलज और काली नदी। देखिए, तो अगर इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो अगर सिंधु से देखिए तो वहां से माउंटेन स्टार्ट होता है अपना, तो वहां सिंधु से लेकर सतलज तक हम कश्मीर हिमालय कहते हैं या फिर पंजाब हिमालय। उसके बाद फिर सतलज से लेकर काली तक उसको या तो फिर हिमाचल हिमालय कहते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में फिर धौलाधर पहाड़ी आ जाती है, आपकी नंदा देवी आ जाएगी, इस तरीके के, मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब जो उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं, ये और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां लगभग कुछ कुछ ये जो है कुमाऊं हिमालय में आ जाती है। उसके बाद आपका नेपाल हिमालय पड़ता है, ये सबसे बड़ा भाग है, मतलब हिमालय का सबसे बड़ा भाग नेपाल हिमालय। इसमें आपका धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, ये सब आएंगे। तो तीस्ता नदी तक, मतलब काली नदी से तीस्ता नदी तक के जो भाग हैं, वो जो है आपका नेपाल हिमालय में आएगा। उसके बाद फिर असम हिमालय आता है, फिर तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी जहां से टर्न लेती है, दिहांग जहां से आती है, उसको हम असम हिमालय के बीच में रखते हैं, असम हिमालय में रखते हैं। उसमें आपका नुमचा बरवा एक पर्वत है, वो आ जाएगा, फिर दफला है, अभोर है, मिसमी है, ये सब पर्वत चोटियां आ जाती हैं। तो और कुछ बताइए इसके बारे में। चलिए, जैसा कि आपने डिस्क्राइब बहुत अच्छी तरीके से किया कि ये नदियों के हिसाब से हिमालय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हिमालय को आपने बताया, तो इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को कहते हैं, नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को कहते हैं। पहला है बांगर, दूसरा है भाभर, तीसरा है खादर, और चौथा है तराई। अगर इसका बात किया जाए तो दोस्तों इसे खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी कहते हैं। इसमें देखिए, आप जब नदियों का विभाजन पढ़ते हैं, जब हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, या किसी पर्वत से नदियां निकलती हैं, तो उनके मैदानी क्षेत्र के बारे में जब पढ़ते हैं, तो जब नदी जो है जैसे ही पर्वत से उतरती है, तो पहले उसका ढाल बहुत ज्यादा होता है। जब पर्वत से उतर रही है तो उसका ढाल ज्यादा होगा, तो जितने भी कंकड़ पत्थर है वो सब बहा लाएगी। लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में जैसे ही नदी आएगी, उसका ढाल कम हो जाएगा, तो जो कंकड़ पत्थर है उसको बहा नहीं पाती है, तो सब वो किनारे पे स्टोर, मतलब डिपॉजिट कर देती है। कैसे, मतलब डिपॉजिट की हिंदी तो जो है लाके रख देती है, एक तरीके से रख देती है। तो उसको हम कहते हैं भाभर। भाभर क्षेत्र, मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होंगे, उनसे उसे भाभर बनता है। उसके बाद आप आएंगे तो फिर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ हल्का ढाल होता है, जैसे हम कोई चीज अगर पर्वत से गिराते हैं, जैसे पानी जब पर्वत से गिरता है जैसे जलप्रपात में, तो वहीं रुकता है, पहले जहां आता है वहीं पानी रुक जाता है। तो वहां क्या होता है कि वाटर लॉगिंग, मतलब जल का रुकाव होने लगता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र में जो आपको जैव विविधता बहुत ज्यादा मिलेगी। आपका देख लीजिए, जो शिवालिक के नीचे वाला जो फुट हिल है उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में या फिर असम में, वहां पे देखेंगे आप तो वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत है। जैसे आप
वो हो गया काजीरंगा हो गया, काजीरंगा। उसके बाद उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क हो गया, फिर जिम कार्बेट हो गया, फिर आपका पीलीभीत में हो गया। तो ये सब जो है उसी तराई बेल्ट में आते हैं, तो वहां पे जो है आपका वाटर लैगिंग ज्यादा हो गया, और वहां पे ज्यादा है कि आपको फॉरेस्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद नदी जो है मैदानी भाग में आ जाती है, तो आप जो जो मैदान है इसको, जहाँ पे फ्लड आती है मतलब बाढ़ जहाँ पे आती है, उसको दो भागों में बांटते हैं, एक खादर है एक बांगर है। बांगा। जो जहाँ पे हर साल बाढ़ आ जाती है उसको हम खादर बोलते हैं, और जहाँ पे मतलब थोड़ा ऊंचा पार्ट है वहां पे बाढ़ बहुत कम आती है तो उसको हम बांगर कहते हैं। उसमें जो है थोड़ा कम उपजाऊ भूमि होती है, और जो खादर है चूंकि हर साल नई हो रही है तो उसको जो उपजाऊ भूमि ज्यादा है। एक जो अभी सर्वे वर्ल्ड बैंक का आया है कि मतलब बिहार से रिलेटेड ही आया था कि बिहार अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की मतलब पूरी एशिया की, बिहार के पास इतनी क्षमता है कि पूरे एशिया का जो है भरण पोषण कर सकता है। परंतु वहां पे क्या है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, वहां के जो साधनों का यूटिलाइजेशन बहुत कम है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो उसी के बारे में बात आई थी, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि बहुत बार पूछा भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, अगर देखिए दोस्तों सरल भाषा में देखा जाए तो बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र होता क्या है, तो जो नदियों के किनारे वाला वो क्षेत्र जहां तक हर साल बाढ़ आ जाता है, प्रति साल पानी पहुंच जाता है, उस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहते हैं। और वह क्षेत्र जो थोड़ा और ऊंचाई पे होता है, जहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है, उसे बांगर क्षेत्र कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में है शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय। सी ऑप्शन है लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। डी ऑप्शन है आपका शिवालिक हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय। जवाब तो दीजिएगा इसका जो है दोस्तों। उत्तर आपका जो पहला सही है कि पहले बृहद हिमालय मतलब महान हिमालय, उसके बाद फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक होगा। नहीं, तो इसमें दक्षिण से उत्तर की अच्छा, ओर पूछा। दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका, शिवालिक पहले होगा, उसके बाद फिर मध्य मतलब लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। और आप अभी को चर्चा हुई है कि जब मतलब हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं, उसके ऊपर देखिए जाएंगे दोस्तों ट्रांस इसमें हिमालय जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो क्रम किस तरफ से पूछा है। हाँ, बस जैसे यही अभी बात विनोद सर थोड़ा मिस्टेक कर गए थे, तो इसमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मान लीजिए आता है फिर भी गलत हो जाता है हाँ कभी हाँ, काल, ये तो मिस्टेक की सिली वजह मिस्टेक हुआ जाता है इसको। तो इसको अगर दक्षिण से उत्तर की ओर देख लिया जाए तो पहले शिवालिक हिमालय हो जाएगा, फिर मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय। चलिए दोस्तों इस पे अभी चर्चा हो चुकी है, तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन दोस्तों देखते नेक्स्ट हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारत का एक नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? भारत का एक नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? पहला है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है लोहित और चौथा है बराक। इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, जो कि असम में स्थित है। सही है माजुली द्वीप। दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका मानसरोवर झील के पास से निकलती है, इसको चाइना में सांगपो कहा जाता है। और ये जब आती है अरुणाचल प्रदेश के पास तो वहीं से तुरंत यू टर्न लेती है। अब इसका ये बात यू टर्न लेती है क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो सिंटैक्सियल बेंडिंग है। जब हिमालय बन रहा था उस टाइम, तो जो है जब हिमालय जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया, जब मतलब भारत की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जब जाके मतलब यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो ये पहले तो ऐसे टकराई फिर ऐसे घूम गई, मतलब इसका जो है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो जो इसकी वजह से जो पूर्वांचल की पहाड़ियां बनी वहां पे, जो पूर्वांचल की पहाड़ियां बोले, जिसमें मणिपुर की पहाड़ियां, नागालैंड की पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां आती हैं, तो वहां से वो सिंटेक्सल बेंडिंग की वजह से वहां इसकी ढाल चेंज हो गई, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हिमालय के बनने से पहले की नदी है, टेथिस सागर में गिरती थी, तो वहां से घूम के इधर आ गई। तो इसमें आने के बाद चूंकि इसका ढाल बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे द्वीप बनने की बहुत कम आशा है, लेकिन जब असम में आती है तो उसका ढाल हल्का कम हो जाता है। तो जो उधर से सेडिमेंट्स ले आती है, जो अपशिष्ट लाती है, वहीं पे छोड़ देती है। यहाँ पे इसके बहुत सारे जो
आपकी जो सहायक नदियां हैं जो एक इम्पोर्टेंट बनेंगी, जैसे एक आपका लोहित हो गई, दिबांग हो गई, दिहांग हो गई, सुवर्णसरी हो, स्वर्ण। सुवर्णसरी ना सबरनी कह के एक है, फिर उसके बाद फिर आप मेघना में जब मिलती है तो आपको बराक हो जाती है। हम्म। तो इस तरीके की इसकी सहायक नदियां, हम बताइए इसकी सहायक नदियों के बारे में कुछ लगता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो जो हमारा ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो जैसा कि आपने बताया मानसरोवर झील के पास सेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जान जाते हैं। फिर इसके बाद इधर जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ लोहित और दिबांग नदियां इससे इसमें मिल। मिलती हाँ, इसके बाद उधर से ऊपर से अगर देखा जाए तो सिक्किम से एक तीस्ता नदी है आती तीस्ता है, ये भी नदी। इसकी सहायक नदी हो जाती है। तो असम वाले जो क्षेत्र में है तो ये वहीं पर माजुली द्वीप बताता है, जो कि मतलब सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का विश्व देखा का जाए। सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हाँ, तो इस इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विश्व का जो सबसे वो मतलब द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप है, तो वो एक कनाडा में द्वीप है, हम्म। मोन्ट्रियक्स। हम्म। मोन्ट्रियक्स वो मतलब सबसे बड़ा वो द्वीप है, मतलब उसमें जो सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, यहाँ हम्म। पे जनसंख्या कम रहती है, हम्म। इस हिसाब से शहर है, नदी शहर है हम्म। वो कनाडा में है। चलिए दोस्तों, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए है डूरंड रेखा द्वारा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा द्वारा, ऑप्शन सी है मैगिनाट रेखा द्वारा, ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो इसका जवाब सही दीजिए। ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। हम्म। अगर देखा जाए तो रेड क्लिफ एक जो है अधिकारी थे, मतलब हम्म। इंग्लैंड के। हम्म। जब भारत आजाद हुआ तो उसी टाइम 1947 में इस रेखा के द्वारा, मतलब इसको एक अध्यारोपित रेखा कहते हैं। दो प्रकार की, लगभग मोस्टली दो ही प्रकार की, मतलब डिवाइडिंग होती है दो देशों के बीच में, एक नेचुरल के द्वारा होती है, एक अध्यारोपित के द्वारा होती है, मैन हम्म। मेड के द्वारा। तो भारत और पाकिस्तान की जो लाइन है इसको मैन मेड कहा जाते हैं, अध्यारोपित। तो ये जो है आपका रेड क्लिफ रेखा से जो विभाजित होता है। और हम्म। दूसरे ऑप्शन में आपका डूरंड लाइन है, जो हम्म। भारत और अफगानिस्तान के बीच पीओके में, जो भारत 106 किलोमीटर का जो है डिफरेंस जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का मतलब हम्म। है, तो उसको डूरंड लाइन के द्वारा। और तीसरी मैकमोहन रेखा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत और चाइना के बीच जो लाइन है उसको मैकमोहन रेखा कहते हम्म। हैं। अगर इसमें अगर देखा जाए कि किस देश किस मतलब भारत की कौन सी मतलब सिक्योरिटी फोर्स किस देश की सीमा पे लगी है, हम्म। तो जो चाइना की सीमा पे लगी है वो आईटीबीपी लगी है, इंडियन तिब्बत सिक्योरिटी फोर्स, हम्म। मतलब यही है ना, पुलिस हम्म। फोर्स। उसके बाद फिर इसके बाद आप अगर म्यांमार की सीमा देखो तो असम राइफल्स लगी है। हम्म। और क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक टाइम पे एक ही थे, तो दोनों की जगह बीएसएफ लगी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फोर्स। और इसके बाद अगर पाकिस्तान मतलब उसके नेपाल और भूटान के साथ देखा जाए तो एसएसबी लगी है, सीमा सुरक्षा बल कहते हैं जिसको, सशस्त्र सेना। सतत सशस्त्र सेना। सशस्त्र सीमा सेना बल। सेना बल। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो हमारे नक्सलाइड है या फिर माओवादी, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, तो उसमें हमारी सीआरपीएफ काम करती है। और इसी तरीके से हमारी जो है सैनिक है, मतलब जो हमारी सीमाओं पे लगे हुए हैं, इसके द्वारा ऑपरेट होते हैं। और इसके बारे में और कुछ बताइए, जैसे एक ऑप्शन है मैगिनाट रेखा, वो किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो देखा जाए तो मैगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है, और एक जर्मनी और पोलैंड के बीच हाँ। हिंडेनबर्ग रेखा जो है सीमा बनाती है। अगर बात मैकमोहन रेखा की जाए तो एक समय था जब ये तिब्बत एक देश हुआ करता था। तो जब चाइना वालों ने तिब्बत पर अधिकार करने के लिए हमला किया था तो मैगिनाट नामक एक व्यक्ति थे, मैकमोहन मैकमोहन नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस रेखा को निर्धारित किया था। उस समय शिमला समझौता 1914 में हुआ था उसी समय। तो जो तिब्बत का आधा क्षेत्र था वो चाइना के क्षेत्र में दे दिया जाता है, जो आधा क्षेत्र तिब्बत का बचता है उसी के मध्य में, भारत और तिब्बत के मध्य में ये रेखा बनाई जाती है। फिर इसके बाद चाइना फिर दोबारा हमला करके उस तिब्बत को ले लेता है, तिब्बत क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, तो जिसके कारण यह रेखा भारत और चाइना के बीच में वर्तमान समय में मानी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सी पर्वतमाला हिमालय की भाग है? निम्न में से कौन सी पर्वतमाला हिमालय की भाग है? मसूरी पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर्वत, नंगा पर्वत, फिर काराकोरम पर्वत। अगर इसका देखा जाए तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत। नहीं, अब यहाँ पे आप गलत हो गए। मसूरी पर्वत इसका होगा। मसूरी पर्वत तो अब उत्तराखंड में। हिमाचल जो है, हिमाचल पर्वत कहते हैं किसे, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अच्छा, ग्रेट हिमाचल पर्वत, हिमाचल पर्वत जो है वो जो लेसर हिमालय है उसको कहते हैं। तो लेसर हिमालय में छोटी छोटी चोटियां हैं, वो काफी डिसकंटिन्यूअस है, जगह छोटा छोटा पर्वत है, जैसे धौलाधर हो गया आपका, उसके बाद पीर पंजाल हो गया, उसके बाद मसूरी रेंज हो गई आपका, फिर नाग टिब्बा हो गया, फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान में महाभारत पर्वत रेंज हो गई। ये सब जो है हिमाचल पर्वत के भाग है। चलिए दोस्तों, अगर हिमाचल पर्वत देखा जाए जो कि लघु हिमालय का भाग है या मध्य हिमालय की, इसमें अगर श्रेणियों की बात की जाए तो पीर पंजाल श्रेणी आती है, धौलाधार श्रेणी आती है, नाग टिब्बा श्रेणी आती है, महाभारत श्रेणी आती है, और डाफला मेरी अबोर श्रेणी की बात की जाए तो इसी की भाग है। और जो ये मसूरी रेंज था, ये हमें लगता है कि उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ता है। उत्तराखंड में। और इसी में देखा जाए तो जो पीर पंजाल है और जो है ग्रेटर हिमालय, हमारा जो महान हिमालय, उनके बीच जो वैली पड़ती है वो फेमस कश्मीर वैली, उसके बारे में भी आप जानते रहिए कि वो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में पड़ती है। अगर बात हुई है दोस्तों जो हमारा ये जास्कर श्रेणी है और पीर पंजाल श्रेणी है, इसके बीच वाले क्षेत्र को जम्मू कश्मीर वैली के नाम से जानते हैं। तो इसी क्षेत्र में एक करेवा क्षेत्र बनता है जो कि उनके कड़ों को इस प्रकार से ऊंचाई पर उठ जाता है, जहां पर केसर और सेब की बहुत अच्छी खेती की जाती है। तो ये भी बहुत पूछता है कि करेवा क्षेत्र में किसकी खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, तो वहां पे केसर क्वेश्चन था करेवा पे, हम अच्छा था, लेकिन अब आ गया है तो बता दे रहा हूँ। जो है करेवा जो है मिट्टी जो है वो पहले क्या था कि हिमालय में बहुत सारे बर्फ है, बहुत पहले तो जो हमारा एक हिम उगाया था तो बहुत बर्फ था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब गर्मी वाला पीरियड आया तो क्या है कि जो सारी बर्फ उसके पिघल पिघल के जो है वहां वैलियों में इकट्ठा हो गई, तो झील बहुत सारी बन गई। तो झील क्या, जब अभी आप सुने होंगे जल्दी झील ब्रस्ट, मतलब लेक ब्रस्ट का एक थ्योरी है कि मतलब जब लेकों में पानी ज्यादा हो जाता है तो लेक ब्रस्ट मतलब फट जाती है। तो ऐसे ही जब लेक फटी तो वहां पे जो उसके सेडिमेंट्स लाए गए थे, सेडिमेंट्स वही रह गए, तो लेक के द्वारा ही बनाए गए जो सेडिमेंट्स हैं उसी के द्वारा वो करेवा मिट्टी का जो निर्माण होता है, उसमें एक सैफरॉन, मतलब इंग्लिश में कहते हैं सैफरन, जैफरॉन, उस सैफरॉन की एक मतलब प्रजाति, मतलब केसर की एक प्रजाति है, उसका जो है कश्मीर में बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है। चलिए दोस्तों, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है अन्नाईमुडी, ऑप्शन बी है डोडा बेटा, ऑप्शन सी है गुरु शिखर, ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। तो इसका सही उत्तर अन्नाईमुडी होगा। ये केरल और तमिलनाडु पे लगभग बॉर्डर पे ही पड़ती है, मतलब अन्नामलाई श्रेणी है। अगर दक्षिण जो देखें तो सबसे पहले कार्डमम हिल पड़ जाती है, जो पश्चिमी घाट का ही पार्ट पड़ता है। उसके बाद आपका अन्नामलाई पर्वत पड़ता है, इसी पे है जो है आपका अन्नाईमुडी पर्वत, मतलब चोटी है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद अब एक डोडा बेटा ऑप्शन में है। डोडा बेटा जो है अब नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत है, नीलगिरी का सबसे मतलब हाईएस्ट चोटी है। उसके बाद आप एक महेंद्रगिरी है जो कि आप पश्चिमी घाट का है, सबसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद गुरु शिखर जो आपका अभी तो चर्चा हुई थी इसके बारे में कि अरावली पर्वत है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें क्या नाम, पश्चिमी घाट में और बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे आपका महाबलेश्वर की हो गई, जहां से आपका वो निकलती है, क्या नाम है, कृष्णा नदी निकलती है। उसके बाद इसी में कई गुफाएं हैं जो हिस्टोरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी अजंता हो गई, बाघा हो गई, एलोरा हो गई, हाथी गुफा हो गई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं जो कि इसी बेल्ट में पड़ती हैं, आपका पश्चिमी घाट के ही पड़ती हैं। तो और कुछ बारे में बताइए।
अगर बात हुई पश्चिमी घाट की दोस्तों, और पश्चिमी घाट की बात हो रही तो पश्चिमी घाट के एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग सह्याद्री कहते हैं। तो एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है इस सह्याद्री भाग को दो भागों में बांटती है। अच्छा अच्छा। ऊपर वाले को उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले को दक्षिणी दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट की देख लेते हैं अन्य चोटियां। महाराष्ट्र में इसकी दो चोटियां प्रमुख हैं, कालसुगोई, महाबलेश्वर। और इसके बाद आ जाए हम लोग कर्नाटक वाले क्षेत्र में, यहाँ भी दो चोटियां इसकी महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक कुद्रेमुख, एक ब्रह्मगिरी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो होती है अनाईमुडी, यह इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी अगर ऊंचाई देखी जाए 2695 मीटर ऊंची है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो जंक्शन होता है उसे नीलगिरी पहाड़ी जो होती है उसे मानते हैं। और उसकी सबसे ऊंची चोटी, जैसा कि अभी विनोद सर ने बताया कि दोदा बेटा है, उसकी ऊंचाई देखा जाए 2675 मीटर है। और इसके बाद अगर बात अभी महेंद्रगिरी की हुई थी तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अगर देखा जाए तो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के गजपति जिले में पड़ती है। अगर इसके बाद बात किया जाए कि शेषाचलम पहाड़ियां कहाँ पड़ती है, तो ये तेलंगाना क्षेत्र में पड़ती है, जो कि बहुत अधिक पूछी जाती है। शेषाचलम ये वन्य जीव मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और वहीं पे आप समझ लिए अभी आप पुष्पा मूवी देखे होंगे, उसी पे बनी है शेषाचलम के वनों पे ही, वनों पे काटा वहां पे वहीं एक पूरे मतलब भारत में मतलब दक्षिण भारत में मतलब पूरे मतलब दक्षिण एशिया में वहीं एक ऐसा स्थान जहाँ चंदन का वृक्ष पाया जाता है सबसे अधिक। इसी वजह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा तस्करी वहां पे होती है। आपका बीरप्पन नाम सुने होंगे, वो भी वहीं था, तस्कर था, वो वहीं से था शेषाचलम। चलिए दोस्तों, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, उत्तर भारतीय मैदान की चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक है। पहला स्टेटमेंट सुनिए फिर से, उत्तर भारतीय मैदान की चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक है। दूसरा है, यह भारतीय महाद्वीप का सबसे नवीनतम भाग है। अगर इसकी देखा जाए, बात किया जाए दोस्तों, इसमें दोनों सही है। हाँ, दोनों सही है दोस्तों। अब इसकी अगर चौड़ाई आप देखेंगे तो जो पश्चिम है वहां पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पंजाब का मैदान भी आता है, इसमें फिर राजस्थान का भी मैदान आएगा। उसके बाद इसका मैदान की लंबाई धीरे धीरे घटती जाती है। हालांकि जब बंगाल वाले क्षेत्र में आएंगे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बंगाल का डेल्टा क्षेत्र भी, सुंदरवन वाला क्षेत्र भी आ जाता है इसमें, फिर बांग्लादेश वाला भी क्षेत्र आता है। उसके बाद असम में जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वही उतना क्षेत्र जो है इस क्षेत्र उत्तर भारत के मैदान में आता है। वहां पे सकरा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप ऊपर का भाग देखें तो पूरा हिमालय से क्लोज है, और नीचे वाला भाग देखें तो आपके गारो खासी जयंतिया तीनों लाइन से पहाड़ियां हैं। उसके बाद पूर्वांचल, फिर आपका शिलांग का प्लेटू पर मतलब मेघालय का प्लेटू पड़ जाता है। तो वहां पे विस्तार होने का जगह नहीं, मतलब मैदान के विस्तार की जगह नहीं बन पाती है। इसी वजह से आप देखेंगे तो वहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। कभी कभार आप देखेंगे तो काजीरंगा में क्या है कि आदमी के साथ जो गैंडा भी बह रहा है उसमें मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में, वहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा इसी वजह से आती है, क्योंकि वहां पे देखें तो वो जो क्षेत्र है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सोचिए, चिरापुदी है, मानसी राम है, वो वही क्षेत्र है। वहां पे बारिश, या फिर वहां पे नदियां बहुत सारी बहुत ज्यादा है, लोहित हो गई, आपका बराक हो गई, फिर आपका ब्रह्मपुत्र हो गई, तीस्ता हो गई, फिर सुबर्णसरी हो गई, ये सब बहुत सारी नदियां भी वहां पे हैं। और ये सब लेकर इसी वजह से वहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो वहां पे बहुत सकरा मैदान हो जाता है। और दूसरा, ये नवीनतम भाग कैसे है पूरे उपमहाद्वीप का, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिमालय के बनने के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ। पहले जब हिमालय बना तो इधर पूरा हिमालय शिवालिक के बाद जो है पूरा गड्ढा था, तो वहां से जो हिमालय से निकलने वाली नदियां थी धीरे धीरे आके इसी में गिरती रही, और धीरे धीरे सेडिमेंट से लाते लाते जो है अगर इसको बनाई है मैदान, मतलब डिपोजिशनल मैदान है इसको कहते हैं। एक मतलब डिपोजिट मतलब यहाँ पे लाए गए अवसाद के द्वारा बना हुआ मैदान है। और इसकी अगर मोटाई देखा तो लगभग 10 किलोमीटर तक है पूरी मोटाई। और कुछ इसके बारे में बताना हो तो बताइए।
नहीं, अगर देखा जाए तो जो हिमालय का निर्माण हुआ था, पहले जो शिवालिक हिमालय अपना माना जाता है, वो सबसे नवीन हिमालय माना है, जो कि जो ग्रेट हिमालय है, इसके द्वारा लाए गए अवसादों के फलस्वरूप इसका निर्माण माना जाता है, जो कि सबसे विश्व का लगभग देखा जाए तो सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। तो इसी तरह यह जो एकदम समतल क्षेत्र भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का स्पीड कम हो जाती है और यहाँ पे नदियों की जो चौड़ाई होती है वह बढ़ जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों की चौड़ाई कम होती है, गहराई थोड़ा अधिक होती है। इसके बाद यह थोड़ा उपजाऊ क्षेत्र भी हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कृषि अधिक होती है, कृषि क्षेत्र बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। मतलब नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए है विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन सी है राजमहल पहाड़ी, ऑप्शन डी है अरावली पहाड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा। अगर देखा जाए तो जो विंध्याचल हिमालय है और सतपुड़ा रेंज है, उसके बीच से नर्मदा रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली वो वैली होती है जब जो कोई प्लेट है उसके बीच जब डिवाइड मतलब ट्रैक आता है, तो उसके बीच से जो है उस जो गैप बनता है उसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। इससे ब्लैक माउंटेन बनता है, या तो ब्लैक माउंटेन बनेगी या तो रिफ्ट वैली बनेगी, दो चीज होता है। तो नर्मदा उसके बीच से बहती है, मतलब विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच नर्मदा रिफ्ट वैली से बहती है। उसके बाद सतपुड़ा और जो है आपका पश्चिमी घाट है, इनके बीच से आपका जो है ताप्ती नदी बहती है। ये दो मुख्य नदियां हैं जो कि आपका जो पश्चिमी दिशा की ओर बहती है। बाकी पश्चिमी घाट से निकलने वाली मोस्टली जो नदियां हैं वो आपका पूर्वी की तरफ बहती है। एक गोवा में नदी है मांडवी नदी, वो भी जो पश्चिम की तरफ बहती है। तो यही मुख्य इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो इसके बारे में और कुछ बताइए, कहाँ से उद्गम होता है इसका? जैसा कि अगर देखा जाए, जो हमारी नर्मदा नदी है वो मैकाले पर्वत श्रेणी है। मैकाले पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी होती है, जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 1064 मीटर है। तो यहीं से नर्मदा नदी निकलती है और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। अगर अमरकंटक चोटी की बात की जाए तो यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, वो भी 3 दिशा में बहती हैं। एक सोन नदी निकलती है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बाद में जाके पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। एक नर्मदा नदी निकलती है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और जाके वहां कच्छ केरल इधर अरब सागर में जाके गिरती है। और एक नदी निकलती है जिसका नाम महानदी होता है। महानदी इधर उड़ीसा के साइड बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी महानदी पे एक सबसे लंबा बांध देखा जाए बना है, जिसका नाम अगर इसका नाम आपका हो जाएगा, आपका उसका नाम दोस्तों बात किया जाए तो इस हीराकुंड बांध। अच्छा, जो कि सबसे भारत का लंबा बांध है। और इसी के मुहाने पे एक द्वीप है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। वहाँ पे बहुत सारे परीक्षण होते हैं, जिनमें मिसाइल के परीक्षण है वो होते रहते हैं वहीं पे। एपीजे अब्दुल कलाम, उसका जो नाम बदल दिया गया, पहले कुछ और नाम था और नाम बदल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज बस यहीं तक था हमारा आपका सफर। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए इसको। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।